आपका स्वागत है यूरेका पे। हम एनसीईआरटी सीरीज के तहत क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस की सेकंड पुस्तक, जिसमें कि हम आज इस वीडियो में भारत और चीन के संबंध किस प्रकार के रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद भारत और चीन का रिश्ता जो है दोस्ताना अंदाज से और वर्तमान समय के जो रिश्ते हैं कि अधिक व्यापारिक रिश्तों के ऊपर में ध्यान केंद्रित किया जाता है सामरिक रिश्तों से ज़्यादा। तो ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से जो है 1962 में जो है भारत से चीन का युद्ध हुआ था, उन दो कारणों के बारे में जानेंगे। वो सीमा विवाद हो या फिर तिब्बत का इशू हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बारी बारी से देखेंगे, नोट्स के माध्यम से देखेंगे। तो आइए हम नोट्स के माध्यम से भारत और चीन के रिश्ते जो हैं किस प्रकार से समय के साथ बदलते रहे हैं और भारत और चीन के मध्य का जो विवाद है किन चीज़ों को लेकर के है, इसे देखेंगे। दोस्तों, मैं भारत और चीन के रिश्ते के ऊपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो पुस्तक है, आपकी जो प्रथम पुस्तक है, उसमें मैं विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूं। भारत और चीन के सभी रिश्ते के सभी पक्षों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखिए। और इस वीडियो में मैं जो आपकी दूसरी पुस्तक है उसमें जिन मुद्दों को लिया गया है बुक में, उन्हीं चीज़ों के ऊपर में मैं चर्चा करने वाला हूँ। चाहे वो पंचशील का मुद्दा हो, फिर या फिर तिब्बत का मुद्दा हो, या फिर जो अन्य भारत और चीन के मध्य जो वर्तमान समय के क्या डेवलपमेंट है, इन चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि चीन जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत और चीन जो है एशिया की दो सबसे प्राचीन और जो है उभरती हुई शक्तियां हैं। स्वतंत्रता के बाद दोनों ने पंचशील और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर सहयोग की शुरुआत की, लेकिन सीमा विवाद और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा ने संबंधों में जो है उतार चढ़ाव जो है पैदा किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने चीन के साथ अपना संबंध जो है दोस्ताना अंदाज में जो है आरंभ किया था। 1949 में जो है चीनी क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने वाला भारत जो है प्रथम देश था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे एक समय में जो देश चीन की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम मान्यता देता है और बाद के वर्षों में कुछ ही दिनों बाद में जाकर के दोनों देशों के मध्य जो है सीमा विवाद की वजह से जो है युद्ध की स्थिति बनती है और युद्ध भी होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विपरीत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारत के गृह मंत्री थे, भारत और चीन के रिश्ते को लेकर के जो है आशंकित रहते थे। उन्हें लगता था कि कहीं आने वाले समय में जो है चीन जो है भारत पे आक्रमण न कर दे। परंतु चीन की नीति को लेकर के नेहरू जी की जो सोच है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विपरीत रही है। चीन को लेकर के जो जवाहरलाल नेहरू की जो दृष्टिकोण है वो उन्होंने पंचशील जैसे समझौते किए ताकि दोनों देश के मध्य जो है संबंध बेहतर बने रहे, और कुछ चीज़ों को इग्नोर भी किया, ऐसा उनके ऊपर में आरोप लगाया जाता है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेना या फिर जो अक्साई चीन के जो विवाद हैं, इन चीज़ों को लेकर के पंडित जवाहरलाल जी की आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, भारत और चीन के जो संबंध थे आरंभिक दौर में काफ़ी दोस्ताना थे, क्योंकि उस समय में पीएम के साथ साथ विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। तो इसका संबंध इसका जो प्रभाव है वो भारत और चीन के संबंध पे भी पड़ा। जैसा कि हम सब लास्ट चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, जो जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, वो हमारे विदेश नीति को जो आधार देने का कार्य किया। ठीक उसी प्रकार से भारत और चीन के जो रिश्ते रहे, हाँ ये बात अलग है कि चीन का अपना अलग सोच रहा, भारत को अलग नज़रिए से चीन ने देखा और वैसे दोस्ताना पूर्वक व्यवहार जो है नहीं बन पाया, और वर्तमान समय में ये अधिकतर व्यापारिक व्यवहार हो चुके हैं। लेकिन एक समय था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए गए थे और भारत और चीन के मध्य जो है पंचशील जैसे समझौते हुए थे। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं भारत और चीन के आरंभिक रिश्तों में जो दोस्ताना रिश्ता था उस समय की जो समझौते थे, जो पंचशील समझौते थे, आइए उन चीज़ों को देखते हैं और 5 जो प्रिंसिपल रहे इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के मध्य 1954 में हुआ था। यह समझौता जिसमें दोनों देश ने शांतिपूर्वक सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत को अपनाने पर जो है सहमति जताई, और इस समझौते को 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी जो है कहा जाता है।
समझौते के समय अगर हम पीएम की बात करें तो भारत के पीएम और विदेश मंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और साथ ही साथ चीन के जो पीएम थे वो चौ एन लाई थे। इस समझौते की जो तारीख थी वो 29 अप्रैल 1954 थी। दोस्तों 1954 में पंचशील हुआ था और 1962 में जो है भारत और चीन का युद्ध हो गया था। इस प्रकार से भारत और चीन के रिश्ते जो है परिवर्तित होते रहे हैं। तो पंचशील के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, यह पंचशील समझौते का पहला जो है सिद्धांत था। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, यानी कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और क्षेत्रीय अखंडता यानी कि हम सीमा पे शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के देश में जो है अलगाववादी चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे। इसके बाद में एक दूसरे देश के ऊपर में आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर में आक्रमण नहीं करेगा, जिसका उल्लंघन जो है 1962 के वार के साथ जो है देखा गया। आंतरिक मामले में जो है हस्तक्षेप नहीं करना, ऐसा जो है इसका सिद्धांत था। समानता और पारस्परिक लाभ, यानी कि हम ऐसे रिश्ते डेवलप करेंगे जिससे कि हम इक्वालिटी और पारस्परिक लाभ, यानी कि एक दूसरे देश को जो है लाभ पहुंचे ऐसे रिश्ते से। हम ऐसे रिश्ते, चाहे वो व्यापारिक लाभ हो या फिर अन्य किस्म के या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक दूसरे देश का समर्थन करना हो, तो इस प्रकार की चीजें अपनाई जाएगी जिससे कि हमें पारस्परिक लाभ होगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की गई थी कि हम दोनों देश पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे, यानी अपनी अपनी सीमा में जो है पीसफुल तरीके से रहेंगे और हमारी जो दोस्ती है वो मजबूत बनी रहेगी और हम एक दूसरे के साथ मिलकर के विकास करेंगे। ये जो है पंचशील का उद्देश्य था। परंतु ये जो 5 प्रिंसिपल थे वो बाद के वर्षों में जाकर के कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न देश किसी का परमानेंट दोस्त होता है, न तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ठीक उसी प्रकार से भारत और चीन के भी रिश्ते उस समय में रहे। अगर हम महत्व की बात करें तो विकासशील देश को लिए जो है ये एक नैतिक समर्थन जैसी चीजें थी कि जिस प्रकार से भारत और चीन ने जो है पंचशील समझौता किया था और एशिया में शांति और सहयोग की अवधारणा को जो है इससे बढ़ावा मिला था। परंतु अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हो नहीं पाई। आलोचना क्यों की जाती है पंचशील समझौते की? 1962 का जो भारत चीन युद्ध जो था वो पंचशील के सिद्धांत के विरुद्ध था। आपने देखा जो ऊपर जो पंचशील के सिद्धांत में जिन 5 सिद्धांत का जिक्र किया गया है, इसमें से किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया गया। व्यवहार और आदर्श के बीच में अंतर जैसी चीजें जो है उजागर हुई कि सैद्धांतिक रूप से आपने जो एग्रीमेंट किया, व्यवहारिक रूप से आप दोनों देशों के द्वारा, खास करके चीन के द्वारा जो उन चीजों को फॉलो नहीं किया गया। भारत ने तो उन चीजों को तोड़ा नहीं, जो है जो भी प्रिंसिपल थे, लेकिन चीन के द्वारा जो है, क्योंकि सीमा पे जो बढ़ती तनाव की वजह से जिस झड़प हुई 1962 में, जो लड़ाई हुई, वो सिर्फ चीन की वजह से हुई थी। तो आइए, जो भारत और चीन के जो रिश्ते खराब हुए, पंचशील होता है और उसके बाद में पंचशील समझौते के कुछ साल बाद में भारत और चीन के रिश्ते जो है धीरे धीरे बिगड़ते जाते हैं। और वो क्यों बिगड़ते हैं, उसके पीछे 2 मुख्य वजह थी। एक चीन का जो है तिब्बत पर कब्जा और दूसरा जो है सीमा विवाद। दोस्तों, सीमा विवाद और भारत और चीन के मध्य क्या क्या जो है प्रमुख विवाद रहे, इस चीज के ऊपर में मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो समकालीन जो दक्षिण एशिया की जो चैप्टर है उसमें मैं विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। चलिए आइए फिर अभी हम इस बुक के हिसाब से देखते हैं भारत और चीन के रिश्ते जो खराब हुए। इनमें जो 2 मुख्य चीजें थी वो एक चीन का तिब्बत पर कब्जा और दूसरा जो है सीमा विवाद, जिसमें अक्साई चीन और जो नेफा जो है वर्तमान समय का जो अरुणाचल प्रदेश है, इन 2-3 चीजों को लेकर के जो है विवाद हुआ भारत और चीन के मध्य जो है, और यहीं से भारत और चीन के मध्य जो है रिश्ते खराब हुए थे। सर्वप्रथम चीन का जो है तिब्बत पर कब्जे की बात करते हैं। तो चीन ने जो है 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया और शुरू में जो है तिब्बत की अगर आप स्थिति की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नक्शा में, तिब्बत चीन ये रहा और तिब्बत का ये एरिया है जो कि ये एक पठारी एरिया है। और उस समय में चीन जब तक तिब्बत पर कब्जा नहीं किया था, उससे पहले तिब्बत जो है एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था, परंतु चीन धीरे धीरे सैनिक कार्रवाई के तहत जो है तिब्बत के ऊपर में कब्जा करता है और उसको अपने क्षेत्र में मिला लेता है बाद को वर्षों में जाकर के, और वहाँ के लोगों के ऊपर में काफ़ी अत्याचार किया गया चीन के द्वारा। तो शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम को जो है खुले तौर पर विरोध जो है नहीं किया था, लेकिन बाद में चीन द्वारा, इसीलिए कई लोग जो है नेहरू का आलोचना करते हैं
कि किस प्रकार की तिब्बत को लेकर के नेहरू जी की पॉलिसी थी, अक्साई चीन को लेकर के क्या पॉलिसी थी, इन चीजों को लेकर के आलोचना की जाती है। लेकिन बाद में चीन द्वारा जो है तिब्बत में किए जा रहे अत्याचार को देखते हुए जो है भारत सरकार जो है मुखर होकर के विरोध करने लगा। तो तिब्बत के जो प्रसिद्ध धार्मिक नेता दलाई लामा है, ये अभी वर्तमान समय में इंडिया में ही रहते हैं, ने भारत में शरण मांगी और भारत सरकार ने 1959 में दलाई लामा जी को जो है भारत में शरण दे दी। इस मुद्दे को लेकर के भारत और चीन के मध्य जो है काफी ज्यादा संबंध खराब हुआ, क्योंकि चीन ने जो है दलाई लामा को भारत में शरण देने की बात को जो है चीन के द्वारा आरोप लगाया गया कि भारत सरकार जो है चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। क्योंकि दोस्तों उस समय हम तिब्बत में जो है तिब्बत के लोगों के द्वारा जो है चीन के विरुद्ध जो है विद्रोह किया जा रहा था। मैं तिब्बत के ऊपर में भी नोट्स बना करके लाया हूँ, तिब्बत के ऊपर में हम अलग से चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक जो है। अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो हो सकता है किसी अन्य वीडियो में कर ले, परंतु तिब्बत को भी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ पे आइए अब हम देखते हैं भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद है, इन चीजों को समझते हैं। भारत सरकार का दावा था कि चीन के साथ सीमा विवाद अंग्रेजी शासन के साथ जो है सुलझाया जा चुका है। सर्वप्रथम दोस्तों आप याद रखना कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन सरकार का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के समय जो फैसला लिया गया था वो मान्य नहीं है, उसे माना नहीं जा सकता है। तो अक्साई चीन विवाद और नेफा को समझते हैं सीमा विवाद की तहत जो है यह जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख का हिस्सा है और चीन जो है इसी पर जो है अपना दावा करता है। और 1957 से 1959 के मध्य जो है चीन भारत के इस हिस्से पर जो है कब्जा कर लिया और यहाँ पे जो है सड़कें बनाई गई चीन के द्वारा और भी जो है डेवलपमेंट किए गए और वर्तमान में यह चीन के अधीन जो है यह हिस्सा है। अगर हम नेफा की बात करें जिसको लेकर के चीन बार बार जो है दावा करता है कि ये चीन का क्षेत्र है, चीन के द्वारा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर जो है दावा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को उस समय जो है नेफा यानी कि उत्तर पूर्वी सीमांत एरिया कहा जाता था और 1962 में चीन द्वारा दोनों विवादित क्षेत्र पर जो है हमला किया गया और इसमें चीन के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं उस पे कब्जा कर लिया गया। तो ये जो है 1962 में जो युद्ध हुआ उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे, एक तो अक्साई चीन के ऊपर में चीन का कब्जा और दूसरा जो है नेफा। जो अक्साई चीन है वो भारत के लद्दाख के एरिया के जो भाग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अक्साई चीन है वो भारत के जो लद्दाख है उसका एक महत्वपूर्ण भाग था जिसके ऊपर में चीन ने कब्जा कर लिया। ये यहाँ पे अक्साई चीन है और यहाँ पे आप चीन देख सकते हैं और यहाँ पे आप तिब्बत देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है चीन का जो है सीमा विवाद जो है भारत और चीन का रहा है और चीन ने जो है भारत के क्षेत्रों के ऊपर में कब्जा किया। साथ ही साथ दोस्तों इस समय की अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा ब्रिटेन और यूएसए से जो है मदद मांगा गया, लेकिन जिस अनुरूप मदद मांगा गया था उस अनुरूप मदद मिला नहीं। साथ ही साथ सोवियत संघ जो है इस समय में तटस्थ बना हुआ था, क्योंकि अधिकतर समय ऐसा देखा गया है कि चीन और सोवियत संघ के मध्य जो है रिश्ते बेहतर रहे हैं। दोनों सोशलिस्ट कंट्री है और वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य जो है व्यापारिक रूप से, रणनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत संबंध है। वर्तमान समय में भी भारत से अधिक मजबूत संबंध जो है चीन और रसिया का जो है देखा जा रहा है। 1962 में जो है भारत चीन युद्ध के अगर हम प्रभाव की बात करें तो इसके जो प्रभाव हुए भारत में, तो इसमें जो है प्रमुख सैन्य कमांडर ने इस्तीफा दिया। इस युद्ध के बाद जो है नेहरू जी के सहयोगी और तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे बीके कृष्ण मेनन ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहली बार जो है सरकार के खिलाफ जो है संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और नेहरू जी की जो है काफी आलोचना की गई। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव अगर संसद से पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। इसके बाद में जो है युद्ध के बाद जो है कांग्रेस को कई उपचुनाव में जो है हार मिली थी, तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव रहे। साथ ही साथ एक अन्य प्रभाव ये रहा विपक्षी दल के ऊपर में जो प्रभाव पड़ा उसको अगर हम देखें तो ये था कि सोवियत संघ और चीन के मध्य बढ़ते मतभेद से जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जो है विवाद पैदा होगी, सीपीआई में विवाद पैदा हुई। सोवियत संघ का जो पक्षधर गुट था वो सीपीआई में ही रहा और चीन के समर्थन करने वाला जो खेमा था वो चीन युद्ध के बाद जो है 1964 में सीपीआई से अलग होकर के जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का निर्माण करता है, जिसे सीपीआईएम के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में।
सीपीआईएम के कई नेताओं पर जो है तत्कालीन सरकार के द्वारा जो है चीन युद्ध में उनके समर्थन को लेकर के जो है कार्रवाई किया गया कि कैसे आप देश विरोधी सरकार को जो है समर्थन कर सकते हैं और युद्ध की स्थिति में जो है किस प्रकार से आप शत्रु देश का समर्थन कर सकते हैं। तो इस आधार पे जो है सीपीआई के कई नेताओं को जो है गिरफ्तार भी किया गया था और सरकार के द्वारा कार्रवाई किया गया। साथ ही साथ दोस्तों अगर पूर्वोत्तर को लेकर के सरकार सचेत हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव था कि पूर्वोत्तर को लेकर के जो सरकार की नीति थी, जो सरकार अनदेखा करती थी पूर्वोत्तर को आजादी के बाद से, लेकिन 62 के वॉर के बाद में पूर्वोत्तर को लेकर के सरकार एकदम सचेत हो गई। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से वर्तमान समय में सरकार के द्वारा रणनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और वहां पे संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। पूर्वोत्तर को लेकर के सरकार कैसे सचेत हुआ, अगर इस चीज को देखें तो यह इलाका जो है अत्यंत पिछड़ी दिशा में था और अलग थलग पड़ गया था आजादी के बाद। चीन के साथ युद्ध के बाद जो है सरकार ने इस क्षेत्र में विकास पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ किया और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना गया और नागालैंड को जो है प्रांत का दर्जा दिया गया इस युद्ध के बाद। मणिपुर और त्रिपुरा को जो है केंद्र शासित प्रदेश जो था उस समय में, मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश था, इसको निर्वाचन का जो है अधिकार दिया गया इस युद्ध के बाद में। तो ये पूर्वोत्तर में प्रमुख बदलाव थे। अगर हम वर्तमान समय में अगर बात करें दोस्तों, ये देखिए आपके बुक में तो नहीं दिया गया है, परंतु ये अब आप अगर इसमें से 2 पॉइंट भी अगर आप अपने आंसर में अगर एग्जाम में लिखते हैं ना, तो जरूर जो एग्जामिनर होगा आपको अन्य स्टूडेंट के मुकाबले जो है अधिक जो है मार्क्स देगा। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप करंट से जोड़ करके आप अपने उत्तर को जो है लिखिए, अपने आंसर राइटिंग को लिखिए, तो ये प्रदर्शन आपका जो है और भी अच्छा माना जाएगा और मार्क्स जो है इससे आपका इम्प्रूव होगा। तो वर्तमान समय में जो चीन को देखते हुए पूर्वोत्तर भारत में जो सरकार के द्वारा जो प्रमुख जो रणनीतिक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सेला टनल जो है अरुणाचल प्रदेश में है, यह असम में गुवाहाटी से तवांग तक जो है साल भर सड़क को जो है जोड़ता है, कनेक्टिविटी बनाए रखता है, खास करके सर्दी के मौसम के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में नेचुफू टनल है जो बालीपाड़ा से जो है चार दुआर तवांग मार्ग जो है ये जोड़ता है। साथ ही साथ जो है डिफो ब्रिज प्रोजेक्ट है, ये जो अरुणाचल के डिफो नदी पर जो बन रहा है पुल जो है, ये सेना के संचार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन जो है जो मिजोरम में है, यह प्रोजेक्ट जो है पूर्वोत्तर के मुख्य भारत से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही साथ जो शिलांग सिलचर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ती है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसे कि सिटवे पोर्ट लिंक भी कहा जाता है, भारत ने म्यांमार के सिटवे पोर्ट से जो है चारों दिशाओं में जो है लिंक बनाई है ताकि जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो है निर्भरता कम हो सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1962 के बाद में किस प्रकार से भारत सरकार ने पूर्वोत्तर को सीरियसली लिया और पूर्वोत्तर में वर्तमान समय में ये तमाम जो है प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा चीन को देखते हुए अपनी रणनीतिक दृष्टिकोण से, और पूर्वोत्तर के विकास के लिए जो है पूर्वोत्तर विकास योजनाएं जो है चलाई जा रही है सरकार के द्वारा वर्तमान समय में। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन के अगर निष्कर्ष की बात करें, भारत और चीन के संबंध की निष्कर्ष अगर हम देखें तो वर्तमान समय में स्थिति यह है कि दोनों देश व्यापार, वैश्विक मुद्दे और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी करते हैं और एलएसी यानी जो चीन और भारत के मध्य जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है, यहाँ पे जो है रणनीतिक अविश्वास का सामना भी दोनों देशों को करना पड़ता है। इसीलिए भारत चीन संबंध को सहयोग और संघर्ष का जो है मिश्रित रूप कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वैश्वीकरण के युग में व्यापारिक रूप से हम इतने जुड़े हुए हैं कि रणनीतिक रूप से और अविश्वास होते हुए भी फिर भी हम एक दूसरे के कभी साथ होते हैं तो कभी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ घटनाएं घटी थी, चाहे वो गलवान घाटी की घटना हो या फिर वो डोकलाम की घटना हो। भारत और चीन के रिश्ते खराब हुए, परंतु फिर भी हमारे व्यापारिक रिश्ते दिन प्रतिदिन जो है पटरी पे आती जा रही है और हमारे दोनों देश के मध्य जो है व्यापार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम